हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। उम्मीद है आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देखिए क्वेश्चन दिया है पहला, किस हड़प्पा के स्थल में एक जुते हुए खेत की खुदाई के साक्ष्य पाए गए हैं? राखीगढ़ी, कोटदीजी, नागेश्वर या फिर कालीबंगा। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? सभी को पता होगा कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। कालीबंगा कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आनंद घोष ने। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने। ठीक है, इसकी खोज की थी। क्लियर। अच्छा, बात करें राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी के बारे में 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। एक तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करिएगा कि यहाँ पे हड़प्पा का संग्रहालय भी बन रहा है। संग्रहालय हड़प्पा सभ्यता कहाँ बनना है? तो यहीं पे बनना है, राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी किस राज्य में पड़ता है? ये आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में राखीगढ़ी पड़ता है। अच्छा, बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिएगा। बाकी मैं काफ़ी पॉइंट आपको पिछले प्रैक्टिस सेटों में बता चुका हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में। एक पॉइंट और नोट करिएगा यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से किस गुप्त राजा को जाना जाता है? ऑप्शन है आपके, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि इनके समय में एक चीनी यात्री भारत आया था, उसका नाम था फायन। फायन चीनी यात्री किसके समय भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि इनके दरबार में कुछ कवि थे या फिर नवरत्न माने जाते थे, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, या फिर आपको बोल दिया जाता है कि ये वाला व्यक्ति किसके दरबार में था। जैसे कि आपका कालिदास हो गए। कालिदास का संबंध किसके दरबार से था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से था। इसके अलावा धन्वंतरी, और तीसरा है बराहमीर, बराहमीर। ठीक है, ये सबका संबंध किसके दरबार से था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से था। क्लियर। स्कंदगुप्त के बारे में बात करें, तो स्कंदगुप्त के संबंध कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे? इनसे पूछा जाता है कि भारत में हुणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? भारत में हुणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो वो स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में नोट करिएगा कि इसको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। ठीक है, और कुमारगुप्त के बारे में नोट करिएगा पॉइंट कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा विश्वविद्यालय, वो किसने बनवाया था? वो कुमारगुप्त ने ही बनवाया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में यह देखना किसका कर्तव्य था कि लोग शरीयत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें? यानी कि शरीयत के नियम का पालन कराने का कार्य किसकी जिम्मेदारी था? ऑप्शन है आपके, अहादीस, मुहद्दिस, मनसबदार या फिर बाला सुइस। तो जो व्यक्ति हैं औरंगजेब के टाइम पे शरीयत के अनुसार काम करें, तो इसकी देखभाल करने का काम किसका था? वो था आपका मुहद्दिस का। ठीक है, यानी लोग इस्लामी कानून का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका काम, ये देखभाल करने का काम किसका था? मुहद्दिस का था। ठीक है, औरंगजेब की बात करते हैं, तो औरंगजेब से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को ही कहते हैं। ठीक है, जिंदा पीर किसको कहते हैं? औरंगजेब को ही कहते हैं। औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाई थी, उसका नाम है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, जो कि कहाँ पर है? जो कि आपके दिल्ली के लाल किले में है। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में। ये किसने बनवाई थी? ये आपकी औरंगजेब ने ही बनवाई थी। इसके अलावा एक बनवाया था इन्होंने, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, जो कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया, अब नया नाम क्या है? संभाजी नगर। ठीक है, क्लियर। इस बीबी के मकबरे का दूसरा नाम क्या है? बीबी के मकबरे का दूसरा नाम है, इसको ताजमहल की बद्दी नकल भी कहा जाता है। ताजमहल की बद्दी नकल। ठीक है, बद्दी नकल किसे कहते हैं? तो वो बीबी के मकबरे को ही कहते हैं। बीबी के मकबरे का एक नाम और है, इसका इसको द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? द्वितीय ताजमहल।
द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं, तो बीबी के मकबरे को ही कहा जाता है। ठीक है, इसको ताजमहल की बद्दी नकल या फिर बीबी द्वितीय ताजमहल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, किसने बनवाया था, कि औरंगजेब ने बनवाया था, अपनी बीवी की याद में बनवाया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग एक सदी के संघर्ष को समाप्त किया। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो अड़ियार का युद्ध, बांडीबाज का, अंबर के या फिर अरकट की घेराबंदी। 1760 में जो युद्ध हुआ था वो होता है बांडीबाज का युद्ध, जो कि किस किसके बीच में हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस की सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये युद्ध 7 साल तक चला था, 1756 से 1763 तक चला था। ठीक है, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इसमें विजेता कौन बना था, तो ब्रिटेन की सेना इसमें विजेता बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है, एंड टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके टीपू सुल्तान को। ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं, टीपू सुल्तान को कहते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में 2 पॉइंट नोट करिए कि टीपू सुल्तान ने एक वृक्ष लगाया था जिसको स्वतंत्रता का वृक्ष कहा जाता है, स्वतंत्रता का वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, कहाँ लगाया था ये, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, किसकी स्वतंत्रता का वृक्ष कहा जाता है, या फिर इसको सॉरी स्वतंत्रता का वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष लगाया था, कहाँ पर लगाया था, श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि ये इसको मैसूर और फ्रांस की मित्रता के रूप में लगाया था। ठीक है, अच्छा, कहाँ लगाया था, श्रीरंगपट्टनम में लगाया था और स्वतंत्रता के वृक्ष के रूप में इसे लगाया था। इसके अलावा एक पॉइंट और था कि टीपू सुल्तान एक क्लब का सदस्य था, उस क्लब का नाम क्या है, जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब का सदस्य था। पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था, तो जैकोबियन क्लब का सदस्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है, नील दर्पण 1860 से 61 के बंगाल के नील विद्रोह की कहानी पर आधारित एक नाटक है, इसे किसने लिखा था। देखिए, नील दर्पण क्या है, एक प्रकार का नाटक था जो किस पर आधारित था, तो बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था उस पर आधारित था। तो नील दर्पण नाटक किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा था। अच्छा, इसमें उल्लेख किसका है, तो इसमें उल्लेख है आपका नील विद्रोह के। नील विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है, वो नील दर्पण नाटक में मिलता है। ठीक है, किसका था, दीनबंधु मित्र का था। बात करें बंकिम चटर्जी की, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आनंद मठ। इसमें किस विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, और जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो भी किस पुस्तक में है, वो आनंद मठ में ही है। ठीक है, वंदे मातरम भी किस पुस्तक में, आनंद मठ में ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सोनल मानसिंह किस नृत्य रूप से जुड़ी है, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी। तो सोनल मानसिंह का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम किस राज्य का है, शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, बात करें सोनल मानसिंह की, तो सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली ये महिला थी। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली महिला। ठीक है, कौन थी, सोनल मानसिंह थी। इनका संबंध किस नृत्य से था, भरतनाट्यम नृत्य से था। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम और कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों केरल के। ठीक है, यदि हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें, तो कुल भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से आपके 4 तो यही हो गए। 4 कौन कौन से बचे आपके, वो भी लिख लीजिए। एक हो गया कथक, या कथक, वो कहाँ का है, वो आपका उत्तर भारत का है, स्पेशली उत्तर प्रदेश का कर सकते हैं आप। ठीक है, एक ओडिसी है, ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। और एक बचा आपका सत्रिया, सत्रिया कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में, सभी को पता होगा लखनऊ में है। और ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था
लखनऊ के नवाब का नाम था नवाब आसफुद्दौला, आसफुद्दौला, ठीक है, आसफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। इसी बड़ा इमामबाड़ा में ही एक अंदर क्या है, इसके भूल भुलैया है, ठीक है, भूल भुलैया आपके इसी इमामबाड़ा के अंदर है, ठीक है। जब बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस नदी किनारे है। नदी का नाम है गोमती। किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे है। दूसरा, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों का शहर भी लखनऊ को ही कहा जाता है, ठीक है। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहा जाता है। अच्छा, यदि हम इतिहास की बात करें तो चलिए उसको छोड़ दीजिए, चलिए और किसी क्वेश्चन में देखते हैं उसको, क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग एक प्रयागराज को से जोड़ता है। यदि हम राष्ट्रीय जलमार्ग एक की बात करें, नेशनल वाटरवे वन, तो वो कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया तक। हल्दिया किस राज्य में पड़ता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। प्रयागराज आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है। यदि नेशनल वाटरवे वन की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है आपकी 1620 से 80 के बीच में, यानी 1620 से 1680 के बीच में, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक है, ठीक है। यदि आपसे पूछा किस नदी पर है, तो ये गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यदि देखिए भारत में कितने वाटरवे हैं, कितने नेशनल वाटरवे हैं, तो दो हैं। एक तो हो गया आपका प्रयागराज से हल्दिया तक। दूसरा बात करें नेशनल वाटरवे टू की बात करें, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? धुबरी से सदिया तक। धुबरी से सादिया तक, ठीक है। धुबरी और सादिया दोनों ही स्थान किसमें पड़ते हैं? दोनों ही स्थान आपके आसाम में पड़ते हैं। किस नदी पर है ये? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विटीकल्चर को किसी और कटाई के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर की बात हो रही है, तो विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से। किससे है? अंगूर की खेती से विटीकल्चर का संबंध है। इसके अलावा कुछ और शाखा हैं विज्ञान की, उनके बारे में नोट कर लिया जाए। तो देखिए, देखिए विटीकल्चर तो आपका हो गया। इसके अलावा नोट करिएगा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर नोट करिएगा, इसका संबंध किससे है? केंचुआ पालन से संबंधित है। इसके अलावा बात करें पिसी कल्चर, पिसी कल्चर इसका संबंध किससे है? मत्स्य पालन से, ठीक है, मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके अलावा आप नोट करिएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसका संबंध किससे है? बागवानी, बागवानी से संबंधित है, या फिर आप साग सब्जी भी कह सकते हैं, साग सब्जी। इसके अलावा बात करें सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर का संबंध है। इसके अलावा बात करते हैं तो, और इसके अलावा आपका रह गया एक फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इसका संबंध किससे? फ्लोरी का मतलब फ्लावर, फ्लावर यानी कि फूलों के उत्पादन से, फूलों की खेती से, ठीक है, फूलों की खेती से संबंधित है, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? अंगूर की खेती। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है? हॉट एयर बलून यानी कि बलून जो होते हैं हवा में उड़ने वाले, उनमें बैठ के आप ऊपर से सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी का मजा ले सकते हैं। तो ये पहली शुरुआत किस में हुई है? ये हुई है आपकी बांधवगढ़ में। किसमें हुई है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, और टाइगर के नाम से, टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो भी नोट कर लीजिए। देखिए, एमपी की बात करें तो इसको टाइगर स्टेट या फिर बाघ राज्य भी बोला जाता है। बाघ राज्य कह लीजिए, या फिर टाइगर स्टेट भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइगर मिलते हैं, वो सर्वाधिक टाइगर वो एमपी में ही मिलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट बोला जाता है। दूसरा, दूसरा पॉइंट नोट क्या है इसमें? इसमें आपका कई नेशनल पार्क हैं, कई नेशनल पार्क हैं यानी राष्ट्रीय उद्यान है। उन राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिख लीजिए। कई नेशनल पार्क हैं, और कौन कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहले नोट करिएगा आपका फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क, ये फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर? एमपी में। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा कूनो। कुल्लू नेशनल पार्क कहाँ पर है? कुल्लू नेशनल पार्क भी आपका एमपी में ही है। कुल्लू नेशनल पार्क से पॉइंट नोट करिएगा कि नामीबिया से जो चीता लाए गए थे, वो कहाँ पर छोड़े गए थे? वो आपके कुल्लू में ही छोड़े गए थे। कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पेंच। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में है।
पन्ना कहाँ पर है, पन्ना भी यहीं पे है। इसके अलावा कान्हा, कान्हा सतपुड़ा, ये सब कहाँ पर है, कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर है, ये सब आपके एमपी में ही है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरित टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। देखिए थार कहाँ पड़ता है, आपका राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में बालू के टीले बन जाते हैं, राजस्थान में बालू के टीले बन जाते हैं, तो उन्हें स्थानीय रूप से क्या, स्थानीय नाम क्या है उनका, तो उनका स्थानीय नाम है धरियान। ठीक है, और थार की बात करें, थार कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, और ये भारत का शुष्क मरुस्थल है, भारत का शुष्क मरुस्थल है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है थार। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का आर्द्र मरुस्थल कौन सा है, आर्द्र मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किसमें से किस राज्य में रूपकुंड झील है। रूपकुंड झील कहाँ पर है, तो रूपकुंड झील आपकी पड़ती है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में। देखिए रूपकुंड झील फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, सैकड़ों क्या मिले थे, सैकड़ों कंकाल मिले थे, सैकड़ों कंकाल मिले थे, जिसकी वजह से ये फेमस हो गई थी। तो कहाँ पर है ये रूपकुंड, रूपकुंड आपकी उत्तराखंड में है। यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में और कौन कौन सी झील है, तो एक तो है आपकी नैनीताल, नैनीताल भी आपके उत्तराखंड में ही है। उसके बाद भीमताल, नैनीताल, भीमताल, और आपकी हेमकुंड, ये सब झीलें कहाँ पर हैं, ये सब झीलें आपकी उत्तराखंड में ही हैं। उत्तराखंड से और क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके, यहाँ पे जो घास के मैदान है, घास के मैदान को स्पेशल नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है, बुग्याल। बुग्याल पूछा जाता है क्वेश्चन कि उत्तराखंड में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बुग्याल कहते हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना या फिर सबसे पहला नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका बाद में नाम क्या हो गया था, सॉरी, जिसका नाम क्या चेंज हो गया था, हेली नेशनल पार्क हो गया था, हेली नेशनल पार्क। उसका फिर नाम चेंज हो गया, क्या हो गया था, इसका वर्तमान नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से इसके बीच से रामगंगा नदी निकलती है, इसलिए इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड की जब बात हो रही है तो इसमें कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं। उन फेस्टिवल का नाम लिख लीजिए, हरेला, फुलदेई और नंदा देवी। ये दोनों तीनों फेस्टिवल कहाँ पर मनाए जाते हैं, ये तीनों फेस्टिवल आपके उत्तराखंड में ही मनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो आपको पता है कॉफ़ी स्टेट कौन सा बोला जाता है, कॉफ़ी राज्य कैसे बोलते हैं, कर्नाटक को बोला जाता है। कॉफ़ी कहाँ उगाई जाएगी, ये कर्नाटक में ही उगाई जाती है। कर्नाटक के बारे में पॉइंट है आपकी कि इसको कॉफ़ी राज्य के नाम से जाना जाता है, यानी कॉफ़ी स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो आपके कर्नाटक में ही होता है। कर्नाटक से और कोई जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, और जो क्वेश्चन छूट जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं। अच्छा, कॉफ़ी की बात हो रही है, तो कॉफ़ी से पूछा, तो कॉफ़ी में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है आपका कैफीन। कौन सा पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है, एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है। यदि आपने वर्ल्ड मैप देखा है तो आपने देखा होगा, जो अपना रूस है, रूस को दो भागों में बांटने वाला एक पर्वत है, उसका नाम क्या है, यूरल पर्वत। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एशिया में रूस है, रूस के यहाँ बीचों बीच से बांटता है पर्वत, इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूरल पर्वत। ठीक है, इधर का भाग एशिया कहलाता है, इधर का भाग यूरोप कहलाता है, दोनों को मिला के कहलाता है यूरेशिया, यूरेशिया। ठीक है, तो ये पर्वत कौन सा है, ये पर्वत है आपका यूरल पर्वत, यहाँ से यूरल नदी भी निकलती है, और इसका नाम भी क्या है, यूरल पर्वत है। ठीक है, जो किस देश में है, ज़्यादातर ज़्यादातर आपका रूस में फैला हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। डोल टर्म भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है, जहाँ चलने वाली हवाएं होती हैं। कैसे दाब वाला क्षेत्र है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है,
तो पृथ्वी पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोला जाता है या फिर पितृपथ रेखा बोला जाता है। तो इससे 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र, इस 10 डिग्री के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, डोलड्रम बोला जाता है। इस 10 डिग्री के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, डोलड्रम क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर दाब क्या होता है, निम्न दाब होता है, निम्न दाब होता है। यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, शांत होती हैं। ठीक है, हवाएं क्या होती हैं, शांत होती हैं। तो एक कौन से डिग्री का, 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं डोलड्रम का क्षेत्र। यहाँ पर दाब कैसा होता है, निम्न दाब होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन एक अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है, हनोई, ओस्लो, ब्यूनस आयर्स या फिर लुआंडा। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के बारे में बात करते हैं तो अर्जेंटीना में एक घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है पंपास। पंपास घास का मैदान पाया जाता है अर्जेंटीना में। और यहाँ पे करंट का क्वेश्चन की बात करें तो करंट में क्वेश्चन में बात है कि लिथियम के लिए समझौता हुआ है भारत और अर्जेंटीना के बीच में। यहाँ पॉइंट नोट करिएगा, भारत और अर्जेंटीना के बीच में किसकी खोज के लिए समझौता हुआ है, तो लिथियम की खोज के लिए समझौता हुआ है। लिथियम से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपकी लिथियम ही है। ठीक है। और ओस्लो की बात करें, ओस्लो कहाँ की राजधानी है, नॉर्वे की। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है, ओस्लो। और हनोई कहाँ की राजधानी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पारिस्थितिकी तंत्र एवं ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सभी को पता है पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र सोर्स क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य। सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, वो आपका सूर्य ही है। सबसे निकट तारा सूर्य ही है। ठीक है। बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, पारिस्थितिकी तंत्र से दो क्वेश्चन आपसे बनते हैं। कौन कौन से, पूछा जाता है कि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था आपका सॉरी, किसने किसने दिया था, तो ये दिया था आपका टेंस लेने। और एक क्वेश्चन और पूछा था इकोलॉजी, इकोलॉजी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। ये शब्द दिया था आपका अर्नेस्ट हैकल, हैकल ने दिया था। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था, टेंस लेने। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और नोट करिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशा में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। यानी कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो मानव तस्करी और जबरन निषेध से संबंधित है। तो आपको पता है आर्टिकल 23 किससे संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है, यानी जबरदस्ती काम कराने से संबंधित है, यानी जबरदस्ती काम को निषेध किया गया है उसमें। कौन सा अनुच्छेद है वो, अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें आपका निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी इसी में है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भी इसी में है। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी इसी में है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी इसी में। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सदनों में अपने अभिभाषण या फिर उनको कोई सूचना देनी हो तो किस अनुच्छेद के तहत देते हैं, तो वो अनुच्छेद आपका 86। ठीक है। अनुच्छेद 86 है। क्लियर है। बात करें राष्ट्रपति की, तो वर्तमान राष्ट्रपति आपको पता ही है द्रौपदी मुर्मू है। और राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद आपका 52। अनुच्छेद 52 के तहत देश का एक राष्ट्रपति होगा। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, कृषि, पशुपालन
कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? भारी उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र आता है। ठीक है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें बैंकिंग आता है, शिक्षा आता है, बैंकिंग, शिक्षा, अस्पताल, दूरसंचार, सब इसी में आते हैं। ठीक है। पुलिस वगैरह सब इसी में आते हैं। तो इसको सही राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? ऋण आवश्यकताओं का मतलब क्या है? ऋण आवश्यकताओं का मतलब होता है वित्तीय घाटा। ठीक है। वित्तीय घाटा का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए हमने 100 रुपये कमाए और 20 रुपये खर्च कर दिए, या फिर हमने मान लीजिए 100 रुपये कमाए और 120 रुपये खर्च कर लिए, या फिर 120 रुपये का हमने कर्जा ले लिया, तो हमारा वित्तीय घाटा क्या होगा? 20 रुपये का वित्तीय घाटा हो जाएगा। तो हमारा वित्तीय घाटा कहलाता है इस तरीके से। ठीक है। जैसे हमने 100 रुपये कमाए और 80 रुपये खर्च किए तो हमारा वित्तीय घाटा नहीं होगा। 100 रुपये कमाए और हमने 120 रुपये खर्च कर दिए, तो 120 रुपये हम कैसे खर्च करेंगे? जब हमारे पास 20 रुपये का कर्जा होगा, तो 20 रुपये का हमारे पास क्या रहेगा? फिर वो वित्तीय घाटा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार पर सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने को क्या कहा जाता है? व्यापार पर जो प्रतिबंध होते हैं उनको हटाने को क्या कहते हैं? उसको उदारीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? उदारीकरण कहा जाता है, लिबरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? अपेक्षित घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दो घनत्वों का अनुपात ही अपेक्षित घनत्व कहलाता है। दो घनत्वों का अनुपात, दो घनत्वों का अनुपात क्या होता है? अपेक्षित घनत्व होता है। तो अनुपात में क्या होगा? मात्रा, एक मात्रा दूसरी मात्रा से कट जाएगा। दोनों घनत्वों का मात्रा सेम ही होता है, दोनों ही मात्रक एक दूसरे से कट जाएंगे तो कोई भी मात्रा उसका नहीं बनेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन है, रात के समय तारों का टिमटिमाना के कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन या फिर प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है? तो वायुमंडल जो, जैसे मान लीजिए प्रकाश आ रहा है तारों से, जैसे ये तारा है, इससे प्रकाश क्या है? पृथ्वी पर आता है। वायुमंडल में और भी कण होते हैं, उसके कारण क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रकाश ट्रेवल करता है तो उससे क्या होता है? उसका अपवर्तन होता है, यानी वो दिशा अपनी क्या होता है? चेंज कर देता है। तो उसी को बोला जाता है अपवर्तन। ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है? जो सॉरी तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, अपवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना। विचलित होना क्या कहलाता है? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। इसका कुछ और उदाहरण भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बाल्टी में पड़ी छड़ जो होती है, यदि ये बाल्टी में पानी से भरी हुई बाल्टी में यदि हम कोई छड़ डालते हैं तो हमें थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो बाल्टी में पड़ी छड़ वास्तविक गहराई से वास्तविक गहराई से कम गहरी दिखाई देती है। ठीक है। ये भी किसका उदाहरण है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या होता है? तो बहिर्मंडल में कौन कौन सी गैस मिलती है? तो हीलियम और हाइड्रोजन मिलती है। कौन सी मिलती है? हीलियम और हाइड्रोजन गैस बहिर्मंडल में पाई जाती है। ठीक है। और अपने क्षोभ मंडल में, या फिर यहाँ पे अपने जो वायुमंडल है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, उसमें कौन सी गैसें मिलती हैं? तो उसमें तो सारी गैसें मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जब कोई निरापद दियासलाई की तीली को उसकी डिब्बी पर रखता है तो पहले चरण पर क्या होता है? देखिए आपने जो डिब्बी देखी होगी उस पर इस साइड पे और इस साइड में क्या लगा होता है? ये लाल कलर का पदार्थ लगा होता है। वो क्या होता है? जब उसमें हम तीली को रगड़ते हैं तो लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा का सफ़ेद फास्फोरस में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है। जब उसमें तीली को रगड़ते हैं तो क्या होता है कि लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो दिया जलाई जल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीमोग्लोबिन निम्न का एक महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन एच बी किसका घटक है? तो ये लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। इसका काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ में
HbO2 ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ये क्या होता है, नसों रक्त के साथ बहता है और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है। ठीक है, तो ये किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी का प्रमुख घटक है। क्लियर। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए बीओडी का पूर्ण रूप क्या है। बीओडी का पूर्ण रूप क्या होता है, बीओडी का पूर्ण रूप होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, यानी कि जैविक ऑक्सीजन की मांग। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होता है, बीओडी क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा ही बीओडी होती है। यदि ऑक्सीजन बीओडी ज़्यादा है, यदि बीओडी ज़्यादा है, जैसे बीओडी क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की डिमांड क्या है, ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब उस पानी की मात्रा, उस पानी की जो क्वालिटी है वो क्या है, बेकार है। यानी जिसमें पानी में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, बीओडी की डिमांड ज़्यादा होगी, वो पानी का स्तर क्या होगा, बेकार होगा। और जिसमें कम होगी वो पानी अच्छा होगा, मतलब वो पानी जीव जंतुओं के लिए अच्छा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोकल गाँव में लोग रहते हैं ज़्यादातर, उन्होंने देखा होगा जो तालाब वगैरह होते हैं उसमें एक घास उपज जाती है। क्या होती है, एक घास उपज जाती है जो पूरे तालाब को घेर लेती है, बंद कर देती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश होता है वो पानी तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें जो बीओडी होती है उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण उसमें रहने वाले जीव जंतु भी मरने लगते हैं। तो वो घास क्या होती है, वो घास बीओडी की मात्रा को बढ़ाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित में से किस देशों के विदेशी कैडेट रहते हैं। तो एनडीए में कौन कौन से लोग किस किस देश के कैडेट रहते हैं, भूटान के रहते हैं, नेपाल के रहते हैं और अफगानिस्तान के रहते हैं, 1, 3 और 4। इसके अलावा किस किस के देश के रहते हैं, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान ये भी इसमें रहते हैं। ठीक है, 1, 3, 4 इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। एनडीए कहाँ पर है, देहरादून में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इम्बैक्स एक संयुक्त अभ्यास है जो नियमित रूप से भारत और एक अन्य देश की सेनाओं के बीच में संचालित किया जाता है। वो अन्य देश कौन सा है, इम्बैक्स किस किस के बीच में होता है। देखिए यही सेम क्वेश्चन आपका 2016 के, सॉरी 2019 के एनडीए की परीक्षा में पूछा गया था। एनडीए 2019 का क्वेश्चन है ये कि इंडेक्स किस किस के बीच में होता है, भारत और म्यांमार के बीच में इंडेक्स होता है, भारत और म्यांमार के बीच में। अच्छा, भारत और मलेशिया के बीच में पूछा जाए, भारत और मलेशिया के बीच में होता है हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति होता है भारत और मलेशिया के बीच में, और भारत और मालदीव के बीच में कौन सा होता है, एक्वाबेरिन। एक्वाबेरिन किस किस के बीच में होता है, भारत और मालदीव के बीच में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जावा, आईओएस, एंड्रॉयड या फिर लाइनक्स। जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है, ये कंप्यूटर की भाषा है। क्या है, एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। इसको किसने विकसित किया था, इसको विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग ने जावा भाषा को विकसित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। ऑप्शन नंबर एक। किसने विकसित किया था ये, तो सॉरी ये कब विकसित हुआ था, ये हुआ था 1991 में, और सीडेक के द्वारा ये विकसित हुआ था, सीडेक के द्वारा ये विकसित हुआ था। बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसको बोला जाता है, जनक बोला जाता है विजय भटकर को, विजय भटकर को। अच्छा, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का सबसे तेज कौन सा है, तो वो है परम सिद्धि एआई। ठीक है, नोट करिएगा, परम सिद्धि एआई। और दुनिया का कौन सा, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा, वो है आपका फ्रंटियर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पैट 2023 में पूछा गया था, तो एक कहाँ का है, ये यूएसए का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह भौतिक स्थान जहाँ कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है, यानी कंप्यूटर अपनी जानकारी कहाँ इकट्ठी करता है, तो सभी को पता है किसमें करता है, हार्ड डिस्क में करता है। ठीक है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो ये द्वितीयक प्रकार का है, द्वितीयक
प्रकार का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए किया जाता है? डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए करते हैं कंट्रोल सॉरी विंडोज विंडो लोगो बना होता है उस पर, और डी को दबाते हैं तो क्या बन जाता है, ये विंडो 10 को डेस्कटॉप पर शो करने के लिए और हाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विंडो लोगो कुंजी 10 +10 सॉरी +D, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? पंकज सिंह, मनमोहन सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र खन्ना या फिर ब्रजेश मिश्रा? पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? वो थे आपके ब्रजेश मिश्रा। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके अजीत डोभाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के द्वारा लिखी गई है। पूनम सूरी, दमन सिंह, एंडी मैरिनो या फिर राघव बहाल? तो नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी एंडी मैरिनो ने। बात करें नरेंद्र मोदी की पुस्तक कौन सी है, नरेंद्र मोदी की पुस्तक कौन सी है? तो सबसे फेमस पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर, ठीक है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसकी? नरेंद्र मोदी की, ठीक है। लोअर पीछे 2019 में पूछा था क्वेश्चन, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 51 आरंभिक सदस्यों द्वारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहाँ पर स्थापित किया गया था? एक सम्मेलन, लंदन, सैन फ्रांसिस्को या फिर बर्लिन? तो जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट में साइन किए गए थे वो कहाँ किए गए थे? वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जो कहाँ पर था? यूएसए में था, ठीक है। बात करें यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ की बात करें तो इसमें कितने देश हैं? इसमें 193 देश हैं वर्तमान में, ठीक है। यूएनओ के अभी सचिव कौन है? यूएनओ के महासचिव कौन है? तो नोट करिएगा, यूएनओ के महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत की प्रथम बहुतरंग वेधशाला कौन सी है? प्लैंक, इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? एस्ट्रोसेट, ठीक है। ये अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था? 28 सितंबर 2015 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस लेखक द्वारा होम इन द वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन है विजय गोखले, अमर्त्य सेन, ईशाला यामी या फिर अमिताभ घोष? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी अमर्त्य सेन ने। ये कौन है? ये अर्थशास्त्री थे, तो इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था, ठीक है। तो ये था जीएस का पोर्शन। अब देखते हैं मैथ। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, यदि एक भिन्न में उसी भिन्न से गुणा किया जाए और फिर उसी भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दिया जाता है तो परिणाम 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई भिन्न ले ली A/B, फिर कह रहा है उसी भिन्न से गुणा किया जाता है, फिर कह रहा है कि ए बी से ही गुणा किया जाता है, मतलब उसी भिन्न से गुणा किया जाता है, तो A/B से हमने गुणा कर दिया, फिर कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाता है। तो A/B के व्युत्क्रम से भाग देने का मतलब क्या है? उल्टा करके उसमें गुणा कर दीजिए। तो A/B का व्युत्क्रम क्या होगा? B/A होगा। तो इसके जब इसे हम भाग करेंगे बटे में B/A लिखेंगे, तो बटे में B/A का लिखने का मतलब क्या होता है? उल्टा करके आप गुणा भी लिख सकते हैं। तो अब नई संख्या क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी A/B इंटू A/B, इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे तो A/B। अब ये क्या बन गया आपका? A की पावर 3 बटे में B की पावर 3, ठीक है। तो अब परिणाम क्या प्राप्त होता है? ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 इंटू 18 +26, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 512 बटे में 27, ठीक है। ए का क्यूब बटे में बी का क्यूब बराबर 512 बटे में 27, और ये किसका होता है? 8 का क्यूब, और ये होता है 3 का क्यूब।
तो यहाँ से आपको ए अपॉन बी कितना मिल जाएगा, ए अपॉन बी मिल जाएगा आपको, ए अपॉन बी मिल जाएगा आपको 8/3। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट से क्यूब रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 8/3। सिंपल क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जब 7 की पावर 1287 में 172 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। देखिए 7 की हमें ऐसी पावर ढूंढनी होती है कि जो 172 से भाग देने पर एक शेषफल या एक शेषफल बचे या फिर माइनस का एक शेषफल बचे, तो क्या होगा वो। तो देखिए 7 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 की पावर, जैसे ये लिखा है 7 की पावर 1287, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 की पावर, और 3 से भाग कर देंगे, 4 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 की पावर 429। जब हम इसमें 172 से भाग देंगे तो शेष पर कितना आएगा। तो देखिए 7 की पावर 3 कितना होता है 343 की पावर कितना हो जाएगा 429 हो जाएगा। और जब 343 में हम 172 से भाग देंगे, आपको पता है 172 दूनी कितने होता है 344, कितना होता है 344, ये कितना है 342, यानी कितना शेष पर बचेगा माइनस का एक शेष पर बचेगा, उसकी पावर कितना हो जाएगा 429। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि माइनस की पावर यदि विषम संख्या हो तो कितना वैल्यू आती है, माइनस का एक ही आता है, यानी यदि -1 की पावर विषम संख्या हो तो आपका माइनस का एक ही आएगा। अब शेषफल जो होता है वो फाइनल शेषफल आपका माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में होता है, तो हम क्या करेंगे जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसमें से हम इसको घटा देंगे, यानी कि जो फाइनल शेषफल आएगा वो कितना आएगा 172 माइनस के 1, यानी कि 171। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीन दी हुई संख्याएं हैं क्रमशः 27, 42, 57, ऐसी सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो तीनों संख्याओं को विभाजित करने पर 10, 8 और 6 शेषफल बचता हो। तो इसका बेसिक तरीका क्या है, इन सबका डिफरेंस निकाल लीजिए और उसका आप एचसीएफ निकाल दीजिए। और दूसरा शॉर्ट तरीका क्या है, ऑप्शन से चेक कर लीजिए। जब हम 17 से भाग करें तो शेषफल कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 11 से भाग करने पर शेषफल 10 नहीं आएगा, 13 से भी नहीं आएगा और 9 19 से नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को देखिए, का मान याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्यूब क्यूब रूट है और यहाँ पे क्यूब दे रखा है। ठीक है, यहाँ क्यूब रूट है और यहाँ पे क्यूब दे रखा है, तो एक क्यूब रूट से एक क्यूब वाला तो हट जाएगा, बचेगा आपका ये अंदर वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए। देखिए ये आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, उससे पहले आप एक नियम ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए क्यूब रूट ए है और इसकी पावर क्या है, मान लीजिए क्यूब है, तो क्यूब रूट से क्यूब हट जाएगा, या फिर मान लीजिए यहाँ पे होता है आपका अंडर में ए की पावर 3, तो ये क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, अनरूट का मतलब होता है 1/2, और पावर का आपस में क्या होता था, आपस में गुणा हो जाता है, यानी ब्रैकेट के बाहर जो गाते होते हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक की पावर 1/2, इस पूरे की पावर कितनी थी 3 थी, इनका आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो एक की पावर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ का यूज करते हैं हम इस अपने सवाल में। देखिए ये है आपका क्यूब रूट, इससे ये हट जाएगा, बच्चे कितना क्यूब रूट 343, तो यहाँ बच जाएगा। ठीक है, गुणा इस वाले से ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा आपका क्यूब रूट 216। ठीक है, आपको पता है 343 का घनमूल क्या होता है, 343 घनमूल होता है 7, और 216 का घनमूल कितना होता है 8, सॉरी 216 का घनमूल कितना होता है 6 होता है। दोनों गुणा कर दिए, कितना है 7 6 42। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा 42 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते थे, आप इसको लिख सकते थे 343 को आप लिख सकते थे इसकी पावर 1/3। ठीक है, और 343 का क्यूब होता है 7 का क्यूब की पावर 1/3, इस 3 से ये वाला 3 खत्म, कितना बचेगा 7 बचेगा। इस तरीके से भी निकाल सकते थे इसको और इस तरीके से भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 69 या 120 से गुणा किया जाए जिससे कि सही घन बना जा सके। ठीक है, अब देखिए आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, यदि कोई संख्या पूर्ण घन है तो उसके अंत में हमेशा कितने जीरो होंगे 3 जीरो होंगे, यानी यदि कोई संख्या जीरो वाली, यदि किसी संख्या के अंत का यानी कि इकाई का जो अंक है वो शून्य है, तो उसके घन में जो अंतिम 3 अंक होंगे वो क्या होंगे 3 जीरो होंगे। ठीक है, अब आपको बोला कि सही
पूर्णखंड होना चाहिए। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे 10 से तो अंत में कितने जीरो बनेंगे, 2 जीरो बनेंगे, तो ये आपका पॉइंट नहीं हो सकता। जब 5 से गुणा करेंगे तब भी आपका एक 2 जीरो बनेंगे, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। जब 50 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो बनने हैं, और 25 से गुणा करेंगे तब भी 3 जीरो बनने हैं। आपसे पूछे न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, इन दोनों में न्यूनतम कौन सा है, 25 है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको पहले सही कर लीजिए। यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये दे रखा है आपको 7/में प्लस के अंडर में 6 प्लस 8/में 7 प्लस के अंडर में 6। जब आधा समान है तो संख्या सीधी सीधी जुड़ जाएगी। 7 और 8 15, 15/में 7 प्लस के अंडर में 6। अब आपको ये तो आंसर दे नहीं रखे, तो आपको क्या आंसर दे रखे हैं वो देखते हैं। अब देखिए 15/में प्लस के अंडर में 6। अब इसका संयुग भी होता है अंडर में 7 माइनस के अंडर में 6। इसे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए आप। इससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुणा में अंडर में 7 माइनस के अंडर में 6 बटे में कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस के 6। तो ये जाएगा 15 इंटू अंडर में 7 माइनस के अंडर में 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ए बी तथा सी की आय क्रम से 1:2:3 के अनुपात में है तथा खर्च 2:3:4 के अनुपात में है। यदि ए 20,000 रुपये की आय में से 8,000 रुपये बचाता है तो बी की बचत ज्ञात कीजिए। देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। 3 व्यक्ति दे रखे हैं, ए बी और सी। इनकी आय का अनुपात दे रखा है आपको 1:2:3। इनके व्यय यानी कि खर्च का अनुपात दे रखा है 2:3:4। ठीक है। आपको एक ही आय और एक ही बचत दे रखी है, ठीक है। एक ही आय कितनी दे रखी है, 20,000, और एक ही बचत दे रखी है आपको 8,000। लेकिन एक ही आय अनुपातिक रूप से कितनी दे रखी है, 1 यूनिट एक ही आय दे रखी है, लेकिन एक्चुअल में दे रखी है 20,000। इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर है, 20,000 के बराबर है। क्लियर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20,000 के बराबर है। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 20 दूनी 40,000। इसका मतलब बी की आपको आय पता चल गई कितनी है, 40,000। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब जरा ये बताइए कि ये कितने 20,000 रुपये कमा रहा है और 8,000 रुपये बचा रहा है। इसका मतलब कितने हज़ार रुपये खर्च कर रहा होगा, 20,000 में से 8,000 बचा रहा है। इसका मतलब 20 माइनस के 8 यानी कि 12,000 रुपये वो खर्च कर रहा है। ये कितने हज़ार रुपये खर्च कर रहा है, 12,000 रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन खर्च कर कितना कर रहा है, एक्चुअल में 2 यूनिट खर्च कर रहा है। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर दे रखी है आपको, 12,000 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू बराबर होगी वो 12/2 यानी कि 6,000 के बराबर होगी। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6×3 18,000 के बराबर होगी। ठीक है। वही 18,000 किसका खर्चा है, 18,000 ये बी का खर्चा है। किसका खर्चा है, बी का खर्चा है। मैंने यहाँ से आपको 2 यूनिट की वैल्यू मिली थी हमें 12,000, 2 की 12 तो 1 की 6 हो जाएगी, 3 की हो जाएगी 6×3 18,000। ठीक है। यानी आपको बी की आय पता है कितनी है, 40,000, बी का खर्चा पता है 18,000। तो बी की बचत कितनी हो जाएगी, बी की बचत हो जाएगी 40,000 में से 18,000 खर्च कर देता है। इसका मतलब 40,000 माइनस के 18,000 बराबर 22,000। ठीक है। यानी बी कितना खर्चा कर, कितना बचाता है, 22,000 रुपये वो बचाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, एक पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। 15 वर्षों बाद बच्चे की आयु का योग पिता की आयु का 2 गुना है। पिता की आयु याद कीजिए। देखिए एक बच्चे की आयु हमने मान ली एक्स, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, बच्चे कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 बच्चे हैं। एक की आयु एक्स है तो 5 बच्चों की कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। और 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है किसकी, पिता की आयु। पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ठीक है। अब कह रहा है 15 वर्षों के बाद, 15 वर्ष के बाद पिता कितने हो जाएगा, 5x प्लस 15 साल का। और बच्चे कितने साल के हो जाएंगे, तो एक बच्चे की उम्र एक्स है, 5 बच्चों की उम्र 5x थी, हर एक में 15-15 साल जोड़ेगी। तो सभी बच्चों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 5x प्लस 15×5 = 75।
क्योंकि हर एक में 5-5 साल जोड़ेगी, 5 बच्चे हैं, 15 × 5 यानी 75, 75 साल इसमें और जुड़ जाएगी। अब कह रहा है कि 15 वर्षों के बाद में जो पिता की आयु का दोगुना, पिता की आयु का दोगुना 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर होगा। 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर क्या होगा? पिता की आयु का दोगुने के बराबर होगा। बस ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस के 30 बराबर 5x प्लस के 75। 5x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 5x, 10 में से 5x घट जाएगा, 5x बचेगा, 30 इधर जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा? 45। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 45/5 यानी कि 9 वर्ष। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 वर्ष। पूछा क्या है आपसे? पिता की आयु पूछी थी, पिता की आयु कितनी थी? 5x थी। x की 9 वर्ष है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी? 9×5 = 45 वर्ष। पिता कितने साल का है? पिता 45 साल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जेरोक्स मशीन से एक पेज पर बने एक चित्र को मूल आकार से कम करके 75% कर दिया है और फिर 20% और कम छोटा कर दिया है। अंतिम प्रतिलिपि में मूल चित्र के कितने प्रतिशत का आकार था? अंतिम प्रतिलिपि में मूल चित्र के कितने प्रतिशत का आकार था? देखते हैं इसे भी। देखिए, मान लीजिए मूल जो आकार था वो 100% था, ठीक है। अब इसमें 75% कर दिया गया घटा के, तो अब 100 का 75% यानी पहले कम करने के बाद में इतना बचा, अब इसको 20% और छोटा कर दिया गया। अब कितना बचा? यहाँ आपका ये बचा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 खत्म, 20 से 5, 5 से फिर 15, यानी अब कितने परसेंट आपका बच गया? तो 15% आपका बच गया। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। रोहन अपनी मासिक छात्रवृत्ति का 25% पुस्तकों पर खर्च करता है, बची हुई राशि का 75% वो छात्रावास और महाविद्यालय के शुल्क पर खर्च करता है। यदि उसके पास महीने के अंत में 120 रुपये बचते हैं तो रोहन की मासिक छात्रवृत्ति बताइए। देखिए, रोहन अपनी मासिक छात्रवृत्ति का 25% पुस्तकों पर खर्च करता है। 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। 75% का मतलब कितना होता है? 75% का मतलब होता है 3/4। ठीक है, वो अपनी मासिक छात्रवृत्ति का 25% पुस्तकों पर खर्च करता है। 25% मतलब 1/4, यानी 4 यदि उसकी मासिक आय थी तो उसमें से 1 खर्च कर देता है। कितना बचता है उसके पास? 3 रुपये बचते हैं। ठीक है, फिर वो 75% खर्च कर देता है। 75% मतलब कितना होता है? 3/4, यानी यदि उसकी आय 4 थी तो उसमें 3 खर्च कर देता है। कितना बचता है उसके पास? 1 बचता है। ठीक है, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसकी कुल आय 4×16 है, उसके पास अब कितना बचा? 3 एकम 3 बचा। यदि उसकी कुल आय 16 थी तो अब कितना बचा उसके पास? 3 बचा, लेकिन उस एक्चुअल में उसके पास कितना बच रहा है? 120 रुपये बच रहा है। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 120 के बराबर होगा। 3 की वैल्यू 120 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120/3 यानी कि 40। और पूछा क्या है आपसे? मासिक छात्रवृत्ति। तो मासिक छात्रवृत्ति कितनी है? 16 यूनिट। तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की 40 से 16 की 16 × 40 यानी कि 640 रुपये। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, एक फुटकर व्यापारी 20 पेन को 40 रुपये में बेचता है और 15 पेन को 40 में बेचता है, उसका लाभ क्या होगा? देखिए, इसको एलिगेशन से कैसे करते हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जो पैसे हैं वो आपको बाईं तरफ लिखने हैं और सामान को आपको दाईं तरफ लिखना है। 40 रुपये में कितने पेन खरीदता है? तो 20 पेन खरीदता है। और 40 रुपये में कितने पेन बेचता है? वो 15 पेन बेचता है। अब लाभ और हानि हम कैसे निकालेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40 का गुणा इसमें करिए। 40 × 15 कितना हो जाएगा? 5×4 यानी 600। और 40 × 20 कितना हो जाएगा? 800। यहाँ से आपको क्या मिल गया कि 600 वाली चीज़ अब कितने बेचा रहा है वो? इधर मिलेगा आपको CP, इधर मिलेगा आपको SP। ठीक है, यानी 600 वाली चीज़ उसने कितने में बेची? आपने 800 में बेची। तो कितने का लाभ कमा रहा है वो? 600 वाली चीज़ 800 में बेच रहा है, इसका मतलब वो 200 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? तो 200 का लाभ क्रय मूल्य यानी कि 600 पे गुणा कर दीजिए 100 का। ठीक है, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, 1/3 कितना होता है? 33.33%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक नियमित सप्ताह में 5 कार्य दिवस होते हैं और प्रत्येक दिन के लिए कामकाजी घंटे 8 होते हैं, यानी प्रत्येक दिन कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, एक आदमी को नियमित काम के लिए 2.40 पैसे प्रति घंटे और ओवर टाइम के लिए 3.20 पैसे प्रति घंटे मिलते हैं। यदि वो 4 सप्ताह में 432 रुपये कमाता है तो उसने कितने घंटे काम किया?
अच्छा, एक दिन में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। तो 4 सप्ताह में कितने घंटे काम करेगा? तो देखिए, और हर सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 5। तो यहाँ पे देखना है कि 4 सप्ताह में उसने कितने घंटे काम किया। देखिए, एक सप्ताह में 5 दिन होते हैं और हर दिन कितने घंटे काम कर रहा है? 8 घंटे काम कर रहा है। कितने घंटे काम किया उसने? कितने सप्ताह काम किया है? 4 सप्ताह काम किया है। इसका मतलब उसने कुल मिलाकर कितने घंटे काम किया है? आठ, 8 चौक 32 पंजे 160। 160 घंटे कार्य उसने किया है, ठीक है। और यदि ये कौन सा काम है? कामकाजी घंटे, ठीक है। नियमित काम के लिए उसे कितना घंटा कितने रुपए मिलते हैं? 2 रुपये 40 पैसे प्रति घंटे मिलते हैं। यदि उसने नियमित काम किया है तो 140 घंटे 160 घंटे के उसने कितने रुपए कमा लिए होंगे? 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका अ, जीरो से ये खत्म हो जाएगा और 16 दूनी 16 चौका 64। 6 बचे, 16 दूनी 32 और 6 38। 384 रुपये उसने कमा लिए होंगे नियमित घंटे के लिए। बचे कितने टोटल कमाए उसने? 432। 432 में से 384 तो उसने नियमित घंटे के लिए कमा लिए, तो बचे कितने? 16 और 32 48 रुपये उसने कैसे कमाए हैं? तो ओवर टाइम से कमाए। कैसे कमाए? ओवर टाइम से कमाए। और 1 घंटे के ओवर टाइम का उसने कितने रुपये मिल रहा है? 3 रुपये 20 पैसे। तो 48 रुपये उसने कमाए हैं, तो कितने घंटे काम किया होगा? तो उसने किया है 48 बटे में 3 रुपये 20 पैसे। भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 से 2 जीरो इधर आ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है। और 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2 से कट जाएगा 15 बार। यानी कि उसने 15 घंटे तो ओवर टाइम काम किया है और 160 घंटे उसने नियमित रूप से काम किया है। कुल मिला के उसने कितने घंटे काम किया है? तो 15 + 160 कितना हो जाएगा? 175 घंटे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ए और बी मिलकर एक किसी कार्य को 3/5 भाग कर सकते हैं। ये तब भी मिलकर 18 दिनों में किसी कार्य का 3/5 भाग कर सकते हैं यदि उसी कार्य का एक तिहाई ए 25 दिन में कर सकता है। तो बताओ उसी कार्य का 4/5 भाग बी कितने दिनों में कर सकता है? देखते हैं फिर। देखिए, ए और बी जो हैं, ए प्लस बी मिलके दोनों लोग मिलके 3/5 भाग को कितने दिन में कर रहे हैं? वो 18 दिन में कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ से पूरा भाग निकालना चाहें, 3/5 भाग को 18 दिन में कर रहे हैं, तो एक भाग को कितने दिन में करेंगे? 3 से कटेगा एक बार, 3 से कटेगा 6 बार। 1/5 भाग को 6 दिन में कर रहे हैं, तो एक भाग को कितने दिन में कर रहे होंगे? 5 गुणा इधर कर दीजिए, 30 दिन में। यहाँ से आपको क्या मिल गया कि ए प्लस बी दोनों लोग मिलके पूरे काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ऐसे हम ए कार्य निकालना चाहें तो ए एक तिहाई कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। पूरे काम को कितने दिन में करेगा? यानी कि एक काम को कर देगा 25 या 75 दिन में कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से सवाल आपका क्या बन गया कि ए और बी मिलके दोनों किसी कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला 75 दिन में कर रहा है, तो बी 4/5 भाग को कितने दिन में कर देगा? देखिए, ए प्लस बी कर रहा है आपका 30 दिन में, ए कर रहा है आपका 75 दिन में। टोटल काम हमने मान लिया 30 से 75 का एलसीएम 150। 150 काम को ए प्लस बी 30 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 5 काम कर रहे होंगे, 150/30। ऐसे ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। ए प्लस बी दोनों 5 काम कर रहे हैं, एक अकेला 2 काम कर रहा है, इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 5 - 2 यानी कि 3 काम कर रहा होगा। अब बी को करना कितना है? 4/5 काम करना है। टोटल काम कितना है? 150 है। इसका 4/5 कितना हो जाएगा? 5 से काट दीजिए, 30, 30 चौक 120, यानी 120 काम करना है बी को। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो पूरे काम करने में कितना समय लगेगा? 120/3 यानी कि 40 दिन लग जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। एक धनराशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया था। यदि इसे 2% अधिक दर पर दिया गया होता तो इससे 366 रुपये अधिक मिलते। धनराशि याद कीजिए। देखिए, नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा इसका? इसमें दर निकालेगा, ठीक है। एक्चुअल दर होगी वो निकालेगा, फिर वहाँ से पे आपको धनराशि मिलेगी। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको कैसे करना है?
आपको ये समझना है कि इसको 366 रुपये अधिक क्यों मिले। क्यों मिले? क्योंकि दर में कितनी वृद्धि हुई है? 2% की वृद्धि हुई है। यानी हर साल दर में 2% की वृद्धि हुई है। ब्याज कैसी है? साधारण ब्याज है। यानी एक साल में 2% की वृद्धि हो रही है और 3 साल के लिए दिया गया है, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 6% की वृद्धि हुई होगी। इस 6% की वृद्धि की वजह से कितना रुपये अधिक मिल रहे हैं हमें? 366 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो 1% की वजह से कितना रुपये मिलेंगे हमें? 6 से भाग कर दीजिए, तो 61 रुपये हमें अधिक मिलते हैं। 1% की वैल्यू 61 रुपये है, तो हमारा मूलधन कितना होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6100 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। यानी हमारी जो धनराशि होगी वो कितनी होगी? 6100 रुपये हो जाएगी। ठीक है। ब्याज दर प्रति वर्ष 14% है, जिसे अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है। धनराशि 9,65,000 है, तो तीन और अवधि कितनी है? 3 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा लेंथी है, और मेरी सलाह आपके लिए यही रहेगी कि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको इसे टच नहीं करना है। ठीक है, छोड़ देना है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो जिन बच्चों को ये पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा हमें छोड़ना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, बेसिक तरीका क्या है इसका। देखिए जब भी अर्धवार्षिक रूप से बात होगी तो दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी आर हो जाएगा आपका 7%, और समय क्या हो जाएगा आपका? डबल हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू 1+r/100 की पावर n माइनस के पी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे पी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी कितना है? 9,65,000 है। यदि हम इसमें पी कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना बचेगा? 1+r कितना है? 7/100 की पावर कितना हो जाएगा? 6 माइनस के 1। इस तरीके का ये फिगर बनेगा, और इस फिगर को सॉल्व करने में ही आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को ही सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मेरी सलाह है आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, इस क्वेश्चन को छोड़ दें। बाकी आपके पास टाइम है तो इस कैलकुलेशन को ही सॉल्व करिएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें मैंने दूसरा तरीका लगाया था डिजिट सम वाला। डिजिट सम भी आपका इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सबके डिजिट का सम क्या है? अब एकदम सेम है। तो आपको यदि इस तरह की लेंथी कैलकुलेशन मिले तो आप एक डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज करके देख लीजिए। यदि वो भी आपको नहीं लग रहा है तो आपको बेटर रहेगा इसको छोड़ना ही आपको सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनना है वो आपको मैं बता देता हूँ, 48,300। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका एकदम सही आंसर बन रहा है। ठीक है, खुद कोशिश करिएगा और करके देख लेना। मेरी सलाह तो आपके लिए यही रहेगी कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक रेलगाड़ी की बगैर एक रेलगाड़ी की बगैर ठहराव के चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ठहराव के साथ में चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह रेलगाड़ी 7 घंटों की यात्रा करती है तो ठहराव में कितना समय व्यतीत किया? देखिए नॉर्मल चाल कितनी है उसकी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और ठहराव के साथ में कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो निकालना तो कितना आएगा? 9×5 = 45, 9×4 = 36। यानी स्पीड का जो रेशियो निकल के आएगा 5:4। आपको पता है स्पीड का जो टाइम का रेशियो होता है वो क्या हो? एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी जो टाइम जो लगेगा वो 4:5 के अनुपात में लगेगा। ठीक है, यानी जब वो 5 की स्पीड से चल रहा था तब 4 यूनिट समय लग रहा था, जब 4 की स्पीड चलेगा तो 5 यूनिट समय लगेगा। यानी कितने यूनिट समय एक्स्ट्रा लग रहा है उसको? 1 यूनिट समय एक्स्ट्रा लग रहा है। इसकी वजह से लग रहा है? ठहराव की वजह से लग रहा है। अब वो आपसे कह रहा है कि यदि 7 घंटे में पूरा सफ़र करती है, इन ठहराव के साथ में 7 घंटे में पूरा सफ़र करती है, तो 5 यूनिट का आपको वैल्यू दे रखी है कितनी? 7 घंटे। ठीक है, यानी कुल समय कितना लग रहा था? बाद में 5 घंटे लग रहा था। 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितना? 7 घंटे। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/5। घंटे हैं, मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। 5 से 12 × 32 84 मिनट का समय उसे लग जाएगा। 84 मिनट का समय क्या होगा? उसे लग जाएगा। तो 84 मिनट को यदि हम घंटे में चेंज करें तो 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 24 मिनट क्या हो जाएगा? उसका ठहराव हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट के बराबर है, और ठहराव कितने यूनिट के बराबर था? 1 यूनिट के ही बराबर था। 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक नाव 54 घंटों में 270 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है, और 64 घंटों में 448 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, शांत जल में नाव की गति बताइए।
देखिए यदि नाभ और धारा दोनों एक दिशा में है तो आपकी चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। मान लीजिए नाभ की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगी, यानी कि धारा की दिशा में जब नाभ चलेगी तो चाल क्या हो जाएगी, A+B किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाभ इधर दिशा में है और धारा इस दिशा में है, यानी धारा की विपरीत दिशा में जब नाभ चलेगी तो इनकी सापेक्षिक चाल कितनी बन जाएगी, A-B किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए नाभ 54 घंटों में कितना जाता है, 270 किलोमीटर जाता है धारा की विपरीत दिशा में। यानी कि यदि यानी कि A-B बराबर कितना हो जाएगा, 270/54। ठीक है, कितना आएगा ये आपका 5 आ जाएगा। 54 से कितना कटेगा, ये 5 बार कट जाएगा। और धारा की दिशा में कितना जाता है, तो A+B बराबर 448/64। 6×7=42, यानी कितने बार कट जाएगा, ये आपका 7 बार कट जाएगा। तो A+B बराबर 5 आ गया, सॉरी A-B बराबर 5 आ गया, A+B बराबर 7 आ गया। यहाँ से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए थी नाभ की गति। नाभ हमने क्या मानी थी, A मानी थी, यानी हमें A की वैल्यू चाहिए। जब इस तरह के समीकरण दे रखे हों और हमें बड़ी वाली वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली वैल्यू की जो बड़ी वाली जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, दोनों संख्याओं का योग का आधा। 5+7 का आधा, यानी कि 12/2, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य विचलन ज्ञात करें। माध्य का माध्य विचलन निकालना है, माध्य का माध्य विचलन हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका माध्य निकालना पड़ेगा, माध्य मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत। तो इसका औसत कितना होगा, तो औसत के लिए हमें औसत बराबर होता है, औसत अथवा माध्य बराबर होता है कुल योग बटे में कुल संख्या। कुल योग बटे में कुल संख्या। यदि हम इसका योग करेंगे कितना आएगा, तो 22 + 18 40 + 31 71, 71 + 43 कितना होता है, 114, 14 + 7 121, 140, 150, और ये हो जाएगा आपका 30 और 20 50, यानी 200। 200/10 यानी कि 20। तो एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया आपका 20। अब देखिए, और एवरेज तो आपका 20 आ गया, औसत 20 आ गया। अब आपको माध्य का माध्य विचलन चाहिए। माध्य विचलन हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपका एवरेज आया 20, 20 का 22 से विचलन कितना होगा, 2 होगा। 18 का 20 से विचलन कितना होगा, 2 होगा। 31 का 20 से विचलन कितना होगा, आप कहेंगे 11 होगा। ऐसे ही 43 का 20 से विचलन कितना होगा, 23 होगा। ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए। 43 का 20 से विचलन कितना होगा, 23 होगा। फिर यहाँ पे आपका 13 मिल जाएगा, यहाँ +1 मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5। ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं तो 2 2 4 और 11 15, 15 और 23 38, 51 52 62, 10 72, कितना आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। और इसमें कितने से भाग करना है, इन सभी संख्याओं के, कितनी संख्या है, 10। तो 72/10 यानी कि कितना आ गया, 7.2। 7.2 ही क्या बनेगा, इसका माध्य का माध्य विचलन बनेगा 7.2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन है, एक आयताकार कार्डबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कम से 40 और 35 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए ये आयताकार कार्ड है, इसकी लंबाई 40 है और चौड़ाई कितनी है, 35 है। यदि इस कार्डबोर्ड से सबसे बड़ा संभव वर्ग काटा जाता है, सबसे बड़ा संभव वर्ग किसके बराबर होगा, इसकी चौड़ाई के बराबर होगा। यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, 35 है, तो इसमें 35 के बराबर ही इसमें एक वर्ग बन जाएगा, ये 35/35 का। यानी ये 35 का हो जाएगा, ये भी 35 का है, और ये भी 35 का हो जाएगा। इतना वर्ग काट दिया जाता है। पूछा है कि शेष भाग का क्षेत्र बताइए। तो यहाँ एक पूरी भुजा कितने की थी, 40 की थी, ये कितने की बचेगी, 5 की बचेगी। ये कितनी बची, 35 की बची, और ये आपकी 5 की है ये। तो आपका ये वाला भाग बच गया। और ये क्या है, एक प्रकार का आयत है। इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 5 है, और चौड़ाई कितनी है, 35 है। 35×5 175। ठीक है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1.5x बराबर 0.04 है, तो y माइनस एक्स बटे में y प्लस एक्स का मान बताइए। तो इसको हम भिन्न में चेंज कर लेंगे पहले, वहाँ से एक्स और y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, देखिए
1.5x बराबर है 0.04 y। यहाँ से x अपन y कितना आ जाएगा 0.04 बटे में 1.5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ बटे में 0 आ जाएगा। कितना यानी कि 4/150। ठीक है, x 2 से काट दीजिए 2 बार, 2 से काट दीजिए 75 बार। कितना आ जाएगा 2/75। इस 2/75 की वैल्यू क्या होगी? इस 2/75 का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 75 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 75 है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या? अब आपसे पूछा है कि y माइनस के एक्स बटे में y प्लस एक्स, y माइनस के एक्स बटे में y प्लस एक्स। ठीक है, y माइनस के एक्स यानी कि 75 माइनस के 2 73, 75 प्लस के 2 यानी कि 77। कितना आ जाएगा 73/77, ऑप्शन नंबर ए। इसको देखिए क्वेश्चन को, x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताइए। देखिए जब प्लस से प्लस में ही जाना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे कितनी है 4 है, तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है। वो क्या होता है कि आप ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या से 2 कम हो। आप ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या से 2 कम हो। तो 625 पूर्ण वर्ग संख्या, ये आंसर नहीं होगा। 617 पूर्ण वर्ग संख्या से 2 कम नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या 625 इसके निकटतम, तो ये भी नहीं होगा। 525 होता नहीं है। ये कितना है 527, जो कि 529 से 2 कम है। 529 23 का वर्ग होता है। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। आपको पता है कि यदि a प्लस 1/a बराबर m है, यदि a प्लस 1/a बराबर m है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होता है? m का स्क्वायर माइनस के 2। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं इसमें। तो x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस के 2 यानी कि 25 माइनस के 2 यानी कि 23। ठीक है, अब हमें इसी से हमें आगे जाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर दे रखा है 23। हमें चाहिए क्या? एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, यानी कि एम स्क्वायर माइनस के 2। एम की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे? 23 हो जाएगी। तो 23 का वर्ग माइनस के 2 कितना हो जाएगा? 529 माइनस के 2 यानी कि 527। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। रवि के पास राजा रवि के पास राज से 1.5 गुना पैसा है और राज के पास राकेश से 1.5 गुना पैसा है। कुल मिलाकर उनके पास 76,000 रुपये हैं। तो राज के पास कितने पैसे हैं? देखिए 3 व्यक्ति हैं, रवि, राज और राकेश। बोला कि रवि के पास राज से 1.5 गुना पैसा। 1.5 गुना का मतलब कितना होता है? 3/2। 3/2। रवि के पास राज से 1.5 गुना पैसा है, यानी राज के पास यदि 2 है तो रवि के पास कितना होगा? 3 होगा। ऐसे बोला है कि राज के पास राकेश से 1.5 गुना है। यदि राकेश के पास 2 है तो राज के पास कितना होगा? 3 होगा। इन तीनों का संयुक्त अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। कुल मिला के पैसा कितना हो गया इनके पास? 9 और 6 15 और 4 19। 19 यूनिट पैसा हो गया। लेकिन एक्चुअल में इनके पास पैसा कितना है? 76,000। तो 19 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 76,000 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 76,000/19 यानी कि 4,000 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4,000 रुपये। अब आपसे पूछा क्या है? राज के पास। राज के पास कितना पैसा है? 6 यूनिट। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 चौक 24,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी व्यक्ति को 210 किलोमीटर वाहन चलाना है। यदि वो 120 किलोमीटर 20 की औसत से और 90 किलोमीटर 30 की औसत से चलाता है, 60 मिनट वो रुकता भी है खाना खाने के लिए, तो उसे कुल मिला कितना समय लगेगा? तो देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे 4। 120 किलोमीटर चलने में उसे 20 की औसत से कितना समय लगेगा? 120/20 यानी कि 6 घंटे तो ये लग जाएंगे। और 90 किलोमीटर 30 की स्पीड से चलने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे समय ये लग जाएगा और 1 घंटे उसने आराम किया है। 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। तो कुल मिला समय कितना लग गया? 6 और 3 9 और 1 10 घंटे का समय उसे लग गया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। दो मिश्र धातुओं को सोने और तांबे के क्रम से 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। इस तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात बताइए।
देखिए दोनों ही जो मिश्र धातु बनाई जा रही है वो समान मात्रा में बनाई जा रही है, ठीक है। तो दोनों की मात्रा समान कर लेंगे। देखिए एक आपकी ए है, एक आपकी बी है, मिश्र धातु मान लेते हैं। एक ए मिश्र धातु है, एक आपकी बी मिश्र धातु है। ए में सोना तांबे यानी गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना है? 7:2 है। इसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना है? 7:11 है। ये इसका कुल, ये मतलब इसका कुल वजन कितना हो गया? 7 और 2 9 यूनिट हो गया। यानी इसकी कुल मात्रा कितनी होगी? 9 यूनिट होगी, और इसकी कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? 11 और 7 18 यूनिट हो जाएगी। अब कह रहा है कि जब दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जा रहा है तो वो समान मात्रा में मिलाया जा रहा है, जबकि इसकी 9 है, इसकी 18 है, तो इसका भी हमें 18 करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब ये 18 बनेगी तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। अब कुल मिला कितनी होगी? इसकी मात्रा 18 होगी। इसकी भी 18 है, इसकी भी 18 है। अब ये भी कॉपर गोल्ड है, ये भी, सॉरी ये भी गोल्ड कॉपर है, ये भी गोल्ड कॉपर है। दोनों को मिलाया जा रहा है, तो गोल्ड को गोल्ड में जोड़ दीजिए, कॉपर को कॉपर में जोड़ दीजिए। यहाँ पे गोल्ड कितना है? 14। यहाँ पे गोल्ड कितना है? 7। तो कुल मिला के गोल्ड कितना हो जाएगा? 14 + 7 21। कॉपर कितना हो जाएगा? 4 + 11 15। पूछा क्या? दोनों का रेशियो पूछा है। तो यहाँ से गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना आ जाएगा? 21:15। 3 से काट दिए 7 बार, 3 से काट दिए 5 बार, यानी कि 7:5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब किसी संख्या को 308 से भाग दिया जाता है तो शेष पर 60 बचता है। जब उसी संख्या को 28 से भाग करेंगे तो शेष पर कितना बचेगा? तो इस तरह के सवाल हम क्या करते हैं कि जो शेष पर पहले कंडीशन में बच रहा है उसी में दूसरे भाजक से भाग कर देते हैं। यानी कि जब हम 308 में किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो शेष पर कितना बच रहा है? 60 बच रहा है। तो जब हम उसी संख्या में, सॉरी ये उल्टा हो गया ना, जब हम किसी संख्या n में जब 308 से भाग कर रहे हैं तो शेष पर कितना बच रहा है? 60 बच रहा है। तो उसी संख्या में जब हम 28 से भाग करेंगे तो शेष पर कितना बचेगा? तो जो पहले शेष पर बच रहा था अब उसी में दूसरी संख्या से भाग कर दीजिए। यानी कि 60 में हमें आप किससे भाग करना पड़ेगा? 28 से भाग करना पड़ेगा। तो 28 दूनी 56, शेष पर कितना बचेगा? 4 शेष पर आपका बच जाएगा। यानी कि जो शेष पर आपका बचा उसी में आपको दूसरे भाजक से भाग करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू पर समकोण है, पी क्यू 12 है और पी आर क्यू कितना है? 30 डिग्री है। तो क्यू आर का मान बताइए। तो पी क्यू आर किस पर समकोण है? क्यू पे समकोण है, पी क्यू आर, ठीक है। क्यू पे समकोण है और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12 है। और पी आर क्यू यानी ये कोण कितने का है? 30 डिग्री का है। जब ये 30 का है, ये 90 का, तो कितने का बचा होगा? 60 का बचा होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। पूछा क्या है? क्यू आर की वैल्यू पूछी है। क्यू आर की वैल्यू यानी कि ये वाला कोण पूछा है। तो आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लंब यानी कि क्यू आर बटे में आधार यानी कि 12। और टेन 60 किसके बराबर होता है? √3 के बराबर होता है। क्यू आर बटे में 12, 12 गुना इधर हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 12√3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी व्यास है और सी डी एक जीवा है। इस प्रकार है कि त्रिभुज, इस प्रकार है कि कोण ए बी सी 34 डिग्री का है और सी डी बराबर बी डी के है। तो कोण डी बी सी का मान बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है और इसका व्यास क्या है? ए बी है। इसमें एक जीवा है सी डी। सी डी क्या है? एक जीवा है। ये सी है और ये डी है। जो कि इस प्रकार है कि कोण ए बी सी यानी कि ये वाला कोण जो है वो कितने डिग्री का है? 34 डिग्री का है। और सी डी बराबर क्या है? बी डी के। सी डी बराबर बी डी, ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है। कोण डी बी सी का मान बताइए, ठीक है। डी बी सी मतलब डी बी सी, यानी ये वाला कोण आपको बताना है। अब देखिए इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे। आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में इस तरह कोई कोण बनेगा तो ये क्या होगा? समकोण होगा। अब देखिए ये वाला जो व्यास है इसमें ये वाला अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त में कौन सा कोण बनना है? ये वाला और ये वाला। यानी ये वाला जो कोण बनना है वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बनना है और ये कोण क्या हुआ? 90 डिग्री का बनेगा। तो ये 90 का हो गया। यदि हम बात करें त्रिभुज ए
बी में, ये कौन 34 का है, ये 90 का, तो ये कितने का बचेगा, आपको पता है तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसमें से 90 ये हो गया, 34 ये हो गया, तो ये कितने का बचा आपका 56 का बचा। ठीक है, 180 में से 90 प्लस 34 घटा देंगे, कितने का बचेगा 56 डिग्री का बचेगा। ठीक है, अब जरा ये बताइए, आपने एक चक्री चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के शीर्ष पर, वृत्त की परिधि पर हो, तो ए बी सी और डी, ए बी डी सी, ये जो चतुर्भुज है ये क्या है, एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उनके कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण डी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 180 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, इसमें से कोण ए कितने का 56 का, तो ये कितने का बचा आपका 124 का बचा, यानी ये वाला जो कोण है सी डी बी, कोण सी डी बी कितने का बचा 124 का बचा। कैसे बचा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश बैठना चाहिए, जिसमें से ये 56 का है, तो ये कितने का बचेगा 124 का बचेगा। ठीक है, अब यदि हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की यानी त्रिभुज सी डी बी की, तो इसमें ये वाली भुजा के बराबर है, और आपको पता है कि समान भुजा के सामने कोण समान होता है, इसका मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है दोनों क्या होंगे, समान होंगे। इसमें से एक कोण कितने अंश का हो गया, ये 124 अंश का हो गया, तो इन दोनों कोणों का मान कितना बचा, आपको पता है कि पूरे त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, जिसमें से ये कोण कितने का 124 का, तो इन दोनों कोणों का मान कितना बचा, तो 180 में से 24 घटा देंगे, 124 घटा देंगे तो 56 डिग्री बचेगा, जबकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर बराबर है, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो यानी कि 2x की वैल्यू क्या है 56 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 28 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन है 1 + 10 डिग्री प्लस सॉरी 1 × 1 + 10 35 डिग्री का मान बताइए। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, यदि a + b बराबर 45 डिग्री हो, तो 1 + 10 a इंटू 1 + 10 b की जो वैल्यू होती है हमेशा किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है, बराबर होती है 2 के बराबर होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा, देखिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 35 है, दोनों का वैल्यू कितना है 45 है, तो 1 + 10 a इंटू 1 + 10 b की वैल्यू कितनी जाएगी 2 डिग्री से 2 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये वाला क्या है, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यदि 3 sin² थीटा माइनस के cos थीटा माइनस के 1 बराबर 0 है, तो cot थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को, 3 sin² थीटा माइनस के cos थीटा माइनस के 1 बराबर 0। आपको पता है sin² थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस के cos² थीटा माइनस के cos थीटा माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, 3 - 3 cos² थीटा माइनस के cos थीटा माइनस के 1 बराबर 0। देखिए 3 प्लस का है 1 माइनस का है। ठीक है, तो कितना बचेगा, प्लस के 2 बचेगा, माइनस के 3 cos² थीटा माइनस के cos थीटा प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, अब सब में से क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका 3 cos² थीटा प्लस के cos थीटा माइनस के 2 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3 cos² थीटा प्लस के 3 cos थीटा माइनस के 2 cos थीटा माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, 3 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, ये जाएगा cos थीटा प्लस के 1, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए cos थीटा प्लस के 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से cos थीटा प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 3 cos थीटा माइनस के 2 बराबर 0। ये दो गुणनफल अलग जीरो के बराबर है, दो गुणनफल का, दो संख्या का गुणनफल जीरो के बराबर है, दो संख्या में अलग जीरो के बराबर होगी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos थीटा प्लस के 1 बराबर 0, तो cos थीटा बराबर माइनस के 1। लेकिन आपसे बोला है क्वेश्चन में कि थीटा की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए,
जबकि ये तो छोटी है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब 3 cos θ माइनस के 2 बराबर 0 है, तो cos θ की जो वैल्यू आएगी वो 2/3 आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। अब जरा ये बताइए, आपको cos θ की वैल्यू मिल गई कितनी, 2/3। cos θ बराबर आपको मिल गया 2/3। इसको आप दूसरे तरीके से देखते हैं, आपको cot θ और cosec θ की वैल्यू चाहिए। देखिए cot θ बराबर 2/3 मिल गया। यदि हम इसको त्रिभुज में दर्शाएं, यदि हम इसको थीटा मान लें, तो cot θ cos θ बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कण। दो यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा होगा आपका 3 के वर्ग में से 2 का वर्ग घटा दीजिए, तो 9 में से 2 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, यानी ये वैल्यू कितनी होगी, √5 के बराबर होगी। अब आपसे पूछा था कि cot θ प्लस कोसेक थीटा, cot θ प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है। अब देखिए इस त्रिभुज के आधार पर निकालते हैं। cot θ बराबर क्या होता है, tan θ बराबर होता है लंब बट्टे आधार, cot θ बराबर आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, यानी 2/√5। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, 3/√5। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, 5/√5 का मतलब कितना होता है, √5 ही होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा, √5 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कि अगर पी ए बराबर 1/2 है, पी बी अपॉन ए बराबर दे रखा है 1/3, तो पी ए और बी का मान बताइए। देखिए पी ए और बी का मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, जो किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। पी ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और पी बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1/3। कितना हो जाएगा ये, 1/6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो ये था आपका मैथ का पोर्शन। अब शुरू करते हैं आपका रीजनिंग का हिस्सा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, यदि लैंप को 30, 52, 28 और 22 के रूप में लिखा जाता है, तो टॉय को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए एल का नंबर होता है अल्फ़ाबेट में 12 नंबर होता है, और एल का अपोजिट होता है ओ। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। ओ का नंबर कितना होता है, 15। ओ का नंबर कितना होता है, 15 होता है। 15 का डबल करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 30 मिलेगा। ऐसे ए का नंबर होता है 1, और ए का अपोजिट कितना होता है, जेड, और जेड का नंबर होता है 26। 26 का दूना करेंगे कितना मिलेगा, 52। यानी कुल मिला के क्या लॉजिक लगाया गया है इसमें, कि इनके शब्दों का अपोजिट करके डबल कर दीजिए। तो टी का अपोजिट होता है जी, जी का नंबर होता है 7, 7 का दूना कितना हो जाएगा, 14। ऐसे ओ का अपोजिट होता है एल, एल का नंबर होता है 12, 12 का दूना कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 14, 24, 14, 24 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, बाकी दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। इसमें देखिए, एक कोड भाषा में फ्रेंड को इस तरीके से लिखा जाता है, तो भोपाल को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए इसका क्या कोड बना है, एफ और एच में क्या समानता बनाई गई है। एफ का नंबर होता है 6, एच का होता है 8, कितना जोड़ा गया, 2। आर का होता है 18, यू का होता है 21, कितना जोड़ा गया, 3। आई का 9 होता है, एन का 13, कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, यानी 2, 3, 4 इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। चेक कर लेते हैं। बी का नंबर होता है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, यानी कि पहला लेटर होना चाहिए डी, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। बी एच का नंबर होता है 8, 8 में कितना जोड़ेंगे, 3, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11, 11 नंबर किसका होता है, के का। के किस में दे रखा है, दूसरे नंबर पर यहाँ पे ही दे रखा है बस, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरी माँ के एकमात्र पुत्र हैं। देखिए मेरी माँ के एकमात्र पुत्र, तो मेरी माँ के एकमात्र पुत्र कौन होंगे, मेरे भाई, यानी उस महिला का भाई। उस महिला के भाई कौन है, उसके भाई के पिता है, उसके भाई के पिता है। इसका मतलब वो जो व्यक्ति होगा उसका कौन लगेगा, तो जो महिला जो व्यक्ति की कौन लगेगी, बुआ लगेगी। बुआ मतलब वो व्यक्ति कौन लगेगा, तो उसका भतीजा हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम में समझा देते हैं इसको। देखिए ये महिला मान लीजिए, महिला क्या कह रही है कि उस व्यक्ति को इशारा करते हुए क्या कहती है कि उसके भाई के पिता मेरी माँ के एकमात्र पुत्र हैं। इसकी माँ का एकमात्र पुत्र कौन होगा, इसका भाई होगा। ठीक है, इसकी माँ का एकमात्र पुत्र कौन होगा, इसका भाई होगा। जो भाई है वो कौन है, उसके भाई के पिता, यानी ये किसका पिता है, ये पिता किसका बनना है, ये पिता बनना है उसका भाई का, किसका, व्यक्ति के भाई का। एक व्यक्ति होगा,
उसका कोई यहाँ पे भाई आएगा, भाई का पिता कौन बनेगा, ये बनेगा, कौन, जो इस महिला का भाई होगा। ठीक है। अब आपसे पूछा कि ये जो व्यक्ति है इस महिला का कौन होगा, तो ये पिता हो गया, ये इसकी महिला की, इस पिता की बहन होगी, तो ये इसकी कौन लगेगी, इसकी बुआ लगेगी। तो अब महिला के बारे में पूछता तो बुआ लगती, लेकिन पूछा गया व्यक्ति कौन लगेगा, तो ये कौन लगेगा, इसका भतीजा, यानी भाई का बच्चा कौन होता है, भतीजा होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि 6 × 4 = 12 है, 7 × 5 = 20 है, 5 × 8 = 21 है, 5 × 7 किसके बराबर होगा। देखिए क्या लॉजिक लगाए, 6 में से 1 हटा देंगे कितना बचेगा, 5, और 4 में से 1 हटा देंगे तो 3, तब भी नहीं बनना। 6 में से 2 हटा देंगे कितना बचेगा, 4, और 4 में से 1 हटाएंगे तो 3, 4×3 = 12, यानी पहले में से 2 हटाइए, बाद वाले में से 1 हटाइए, तो 5 और 4, 3 और 7, 5 × 20, 7×3 = 21, इसमें 2 हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 1 हटाएंगे तो 6, 6×3 = 18, कितना बन जाएगा, 18। पहले में से 2 हटाइए, दूसरे में से 1 हटाइए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कथन और निष्कर्ष। सोयाबीन और लौंग को उगाने की खेती की पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। सोयाबीन और लौंग को उगाने के लिए खेती की पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। श्री रवि के 50 एकड़ जमीन है। निष्कर्ष क्या निकल सकता है इस कथन से, श्री रवि सोयाबीन की खेती कर सकते हैं, श्री रवि लौंग की खेती कर सकते हैं। ठीक है, रवि के पास 50 एकड़ जमीन है, वो बात अलग है, लेकिन रवि खेती कर सकते हैं सोयाबीन की या फिर नहीं कर सकते हैं, इस संबंध में इस कथन में कुछ भी नहीं बोला गया है। इसका मतलब ना तो निष्कर्ष 1 निकलना है, ना ही निष्कर्ष आपका 2 निकलना है। ठीक है। जमीन है वो बात अलग है, लेकिन जमीन के मतलब सोयाबीन करेंगे नहीं करेंगे, रवि लौंग की खेती करेंगे नहीं करेंगे, इस संबंध में कुछ नहीं बोला कथन में। हमें सिर्फ अपने कथन के अनुसार ही चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन और निष्कर्ष वाला है। कथन दिया है, फेसबुक पर एक साथ फार्म बिले खेलने वाला परिवार एक साथ रहता है। निष्कर्ष क्या है, जो परिवार फेसबुक पर फार्मूले नहीं खेलते उनके बीच संबंध अच्छे नहीं है, तो इस संबंध में तो कुछ नहीं बोला गया है। पारिवारिक संबंधों को बेहतर करने के लिए प्रत्येक परिवार को पारिवारिक संबंधों को बेहतर करने के लिए प्रत्येक परिवार को व्यक्तिगत फेसबुक खाता खोलने का सुझाव दिया गया है। तो ये दोनों भी निष्कर्ष आपके नहीं निकल रहे। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, देखिए ना तो 1 और ना ही 2, डी ऑप्शन किस में दे रखा है, डी दे रखा है बी में, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथन कह रहा है कि मैरी की शिक्षक उसे पायलट पेन उपहार में देती है जब भी वह गणित में 100 अंक प्राप्त करती है। मैरी के पास 2 पायलट पेन है। इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है कि मैरी ने गणित में 2 बार 100 अंक प्राप्त किए होंगे। मैरी के शिक्षक ने उसे वो पेन उपहार में दिए। देखिए मैरी के पास कितने पायलट पेन है, 2 पायलट पेन है, और मैरी की जो शिक्षक है उसे हर बार पायलट पेन उपहार में देती है जब वो 100 अंक गणित में लाती है। देखिए निष्कर्ष कह रहा है पहला कि मैरी ने गणित में 2 बार 100 अंक प्राप्त किए, मैरी ने गणित में 2 बार 100 अंक प्राप्त किए। देख कथन में ऐसा कहीं बोला है कि मैरी ने 2 बार गणित में 100 अंक प्राप्त किए, नहीं बोला है। कथन में ये बोला है कि जब भी वो 100 अंक प्राप्त करती है गणित में तब उसे पायलट पेन उपहार में मिलता है। तो पहला तो कथन आपका नहीं निकल रहा निष्कर्ष। दूसरा देखिए, मेरी शिक्षक ने उसे वो पेन उपहार में दिए, ये वाला निष्कर्ष भी आपका नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं बोला है कि उसे उपहार में दिए, हो सकता है उसने खरीदे हो, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। दोनों ही निष्कर्ष आपके नहीं निकल रहे। तो ऑप्शन नंबर डी, डी किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कथन और तर्क। क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तर्क कह रहा है हाँ, प्लास्टिक की थैलियों का अवक्रमण होने में बहुत समय लगता है, बिल्कुल सही है। नहीं, अन्य देशों ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। अन्य देशों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने देश से मतलब है। तो दूसरा तर्क आपका मजबूत नहीं है, पहला मजबूत है। कौन सा तर्क मजबूत है आपका, यदि केवल एक, और एक किस में दे रखा है, ये दे रखा है आपको सी में। नेक्स्ट देखिएगा, दिए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 36 का संबंध 19 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा। देखिए 36 का गुण कितना होता है, 6 होता है, 6 में 3 का गुणा कर दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए, 6 3 18 और 1 19 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही 64 किससे बनेगा, तो ये इसका वर्गमूल कितना होता है, 8, 8 में 3 से गुणा कर दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25, 25 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में संबंध शब्द का चयन कीजिए। गॉड 2 के बराबर है, तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। देखिए गॉड में कितने लेटर है, 1 2 3 4, 4 लेटर है,
उसमें से वोवेल यानी स्वर कितने हैं, एक दो, चार में से दो घटा दें कितना आएगा, दो आ जाएगा। अब चेक करते हैं कौन सा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। डॉग में कितने लेटर है, तीन, तीन में से एक हटाएंगे तो एक आना चाहिए था, ये नहीं मैच कर रहा। इसमें तीन लेटर है, एक हटाएंगे तो दो आना चाहिए, तीन में से एक स्वर को हटा देंगे तो दो आना चाहिए, जो कि आपका ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। इसमें चार लेटर है, चार में से एक स्वर को हटा देंगे तो कितना आएगा, तीन आएगा। चार में से एक स्वर को हटा देंगे तो कितना आएगा, तीन आएगा। ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। इसको देखें, ईगल, ईगल में कितना है, एक दो तीन पाँच है, पाँच में कितने स्वर आ जाएंगे, एक दो तीन, तीन स्वर है, पाँच में से तीन को हटा दें कितना आएगा, दो आ जाएगा। तो ये भी आपका फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना था कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहला फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी आपका ये तीनों फॉलो कर रहा है। आपको यहाँ पे नहीं और जोड़ लो तो इसका मतलब, ठीक है, यानी कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको पहला वाला फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी तीनों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यानी टोटल में से कितने स्वर घटाए गए हैं, तो टोटल में से स्वरों की संख्या घटा दी गई है। तो ये भी बी भी मैच कर रहा है और सी भी आपका मैच कर रहा है। तीन, चार में से एक घटाएंगे तीन आएगा, और पाँच में से दो, तीन तीन घटाएंगे दो आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। समरूपता पूर्ण कीजिए। पाँच बटे छः का संबंध 64/49 से 4/7 का मतलब बताइए। तो देखिए, पाँच से कम होता है चार, और छः से ज़्यादा होता है सात, लेकिन पाँच में से एक कम कर दीजिए, चार में छः, और हर में एक जोड़ दीजिए। ऊपर वाले क्यूब कर दीजिए, नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो एक कम करेंगे तीन, यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो आठ, तीन का क्यूब कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तीन का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, आठ का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, सात पाँच पाँच दो का संबंध 103 से है, तो इसका संबंध किससे होगा। इस संख्या से 103 कैसे बन सकता है, जब हम इन सभी संख्याओं के अंकों का वर्गों को जोड़ देंगे। सात का वर्ग कितना होता है, 49, पाँच का वर्ग 25, प्लस 25 प्लस के चार, तो पच्चीस पच्चीस पचास, पचास और पचास 100, यानी और चार 104 में से घटाएं 103, इन सबको जोड़ें कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। ऐसे ही इन सब के वर्गों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, छः का वर्ग 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 25, कितना है, 133। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 214 कर्मचारियों वाले एक संगठन ने 120 क्ले मॉडलिंग में भाग लिया, 130 ने पोस्टर मेकिंग में भाग लिया। 36 कर्मचारियों ने क्ले मॉडलिंग और पोस्टर मेकिंग दोनों में भाग लिया है। यदि प्रत्येक कर्मचारी ने दो गतिविधियों में से कम एक में भाग लिया है, तो कितने कर्मचारियों ने केवल पोस्टर मेकिंग में भाग लिया है। पोस्टर मेकिंग, बेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। इस तरीके से बेन डायग्राम बनाएगा। एक किसका है, एक है आपका क्ले मॉडलिंग का, एक किसका है, पोस्टर मॉडलिंग का। दोनों में कितने ने भाग लिया, 36 है, दोनों 36 आ जाएगा बीच में। अब क्ले में टोटल कितने हैं, तो क्ले में टोटल है आपके 120, 120 में 36 घटा दीजिए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 84, और 130 में 36 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 94। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि पोस्टर मेकिंग में, केवल पोस्टर मेकिंग में, केवल पोस्टर मेकिंग में कितने ने भाग लिया, तो केवल पोस्टर मेकिंग वाले कौन से हैं, ये वाले, ये कितने हैं, 94 है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए आरेख में वृत्त प्रबंधकों को, वृत्त किसको, मैनेजर को, और वर्ग ईमानदार को, वर्ग ईमानदार वर्ग कौन सा है आपका, ये वाला, ये ऑनेस्ट वालों को, और आयत महिलाओं को, ये फीमेल को दर्शाता है, और त्रिकोण ग्रामीण यानी ये रूरल वाला को दर्शाता है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि वह संख्या कौन सी है जो ग्रामीण, ईमानदार और प्रबंधकों को निरूपित करती है, लेकिन महिलाओं को नहीं। यानी वो किस किस में आना चाहिए, वो आपका ग्रामीण यानी कि आर, आर में होना चाहिए, ईमानदार यानी ऑनेस्ट एच में होना चाहिए, और प्रबंधक यानी कि मैनेजर में होना चाहिए, लेकिन महिलाओं यानी कि फीमेल में नहीं होना चाहिए, एफ में नहीं होना चाहिए, बाकी इन तीनों में आना चाहिए वो। तो देखिए कौन सी संख्या है, एफ को वाला कौन सा है, त्रिभुज है। एफ वाला कौन सा है, सॉरी एफ वाला कौन सा है, आयत है, यानी आयत में नहीं होनी चाहिए वो संख्या, और बाकी तीनों में होनी चाहिए वो संख्या। कौन सी हो जाएगी फिर आपकी, ये हो जाएगी, ये तीनों में मैच कर रही है। ठीक है, और ये आयत से भी बाहर है। 13 आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कथन और निष्कर्ष। कथन कह रहा है, क्या सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक वर्ष का सेना का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए,
तर्क कह रहा है नहीं, प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी और 1 वर्ष का श्रम हो जाएगा। देखिए बात हो रही है भारतीय नागरिकों के लिए, तो भारत की जनसंख्या इतनी है कि सभी को 1 वर्ष का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए पहला तर्क क्या है आपका, मजबूत है। दूसरा देखिए, हाँ सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब नहीं दिया जा सकता तो ये तो आपका नहीं होगा, फिर एक ही ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथन कह रहा है राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग या नेशनल हाईवे ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब लोग खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तभी तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। इस कथन से क्या अनुमान निकल सकता है कि सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति कारण होती हैं। देखिए यहाँ पे सभी शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति कारण नहीं होती हैं, ये तो आपको पता होगा। तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, ये बात एकदम सही है। तो कौन सा अनुमान निकाला जा सकता है, केवल अनुमान 2 निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पृथक रूप से संबंधित जोखिम का चयन कीजिए, यानी जो अन्य से भिन्न है उसका चयन करना है। अपराध करोगे तो दंड मिलेगा, उद्यम करोगे सफलता मिलेगी, व्यायाम करोगे स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन निर्णय करने से वकालत का कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे एकदम सही है। संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से विषम है। ये आपकी संख्या दे रखी है, इसमें विषम कौन सा होगा, तो देखिए अब जब हम 14 × 12 करेंगे तो कितना आएगा, 14×28 और 14×14 और 2 16, 168 आएगा। 28×6 करेंगे तो 168 ही आएगा। 42×4 करेंगे तो 168 आएगा। 34×6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 204। तो अन्य तीनों से भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका अन्य तीनों से भिन्न हो गया। निम्नलिखित में से असंगत बताइए। अन्य तीनों से भिन्न बताना है आपको। 15 अगस्त आपको पता ही है स्वतंत्रता दिवस होता है। 14 नवंबर आपको पता ही है क्या होता है, चिल्ड्रंस डे, है ना, चिल्ड्रंस डे होता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। 26 नवंबर क्या हो जाएगा, अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। जब आप इन सबको गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एम। एम इसमें कहीं भी यूज नहीं हुआ, तो ये वाला शब्द आपका नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये सीरीज आपको दे रखी है, इस सीरीज को आपको पूरा करना है, ये आपके लिए। ठीक है, सिंपल है, कोशिश करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस सीरीज को पूरा करना है, इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है वो देखिए। देखिए ए बी है, फिर ए बी सी है, फिर ए बी सी डी है, फिर क्या किया गया है, इसका उल्टा यहाँ पर है। ए बी का उल्टा बी ए, ए बी सी का उल्टा सी बी ए। तो यहाँ पे क्या आएगा आगे, इसका उल्टा यानी कि डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए, इसमें क्या लॉजिक लगाया है, एफ के बाद में क्या है आई, एफ का नंबर होता है 6, आई का होता है 9, आई के बाद में एल, आई का इसका नंबर होता है 12। यहाँ कितना आएगा, समय 3 3 जुड़ रहा है, यहाँ आएगा 15, 15 किसका होता है, ओ का, ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ पे। फिर देखिए यू है, यू का नंबर 21 होता है, यहाँ पे 24 होता है, यहाँ पे 27 है, यानी ए आया है। यानी यहाँ पे भी 3 3 जुड़ रहा है, तो ए में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, डी जे यू सी एन ई ई एन ई जी जी, क्वेश्चन मार्क स्थान में आपको बताना है क्या लगेगा। डी का नंबर होता है 4, एन का नंबर होता है 14, एच का नंबर होता है 8, आर का नंबर होता है 18। यानी कितने कितने जोड़े जा रहे हैं, 10 10 जोड़े जा रहे हैं। तो 14 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 24, 24 नंबर किसका होता है, एक्स का होता है, जो कि सिर्फ आपका एक ही में है। यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। सबको मैच करने की जरूरत नहीं होती है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, एक से ऑप्शन मिल रहा है तो वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। आर क्यू पी एस एन एम एल ओ जे आई एच के बी ए जेड सी, इसको पूरा करना है। देखिए आर का नंबर होता है 18, एन का होता है 14, जे का होता है 10। कितना कितना घट रहा है आपको पता है, 4 4 घट रहा है। तो जे में से 10 में 4 घटेंगे कितना आएगा, 6। 6 किसका होता है, एफ का होता है, जो कि यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों तो नहीं होंगे। क्यू का होता है 17, एम का होता है 13। कितना घट रहा है, 4 घट रहा है, 4 घट रहा है। आई में से 4 घटाएंगे यानी 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, आई का नंबर कितना होता है, 4 9 होता है, 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 5। 5 किसका होता है, ई का, जो कि आपका सिर्फ इसी में है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इन दोनों का जो योग है
इन दोनों का योग किसके बराबर है, इसके बराबर है। इन दोनों का योग किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो किस 33 में क्या जोड़ा जाए कि 68 हो जाए, तो आप कहेंगे 35 जोड़ दो, यहाँ कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज तेज बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक के अपना दिमाग पे चला सकते हैं इन क्वेश्चनों में, है ना, क्योंकि मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि मुझे वीडियो अगर नहीं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए यदि आप अपना दिमाग थोड़ा चलाना चाहते हैं, तो आप वीडियो को रोक के भी चला सकते हैं कि अपने हिसाब से कितना कितना आना चाहिए। ठीक है, बाकी का मैं आंसर तो मैं बता ही देता हूँ। तो देखिएगा इसमें क्या आएगा, इसमें क्या लॉजिक लगाए। देखिए 3 का भाग किया गया 81 में, कितना आएगा, 27, और 27 का डबल कितना आ जाएगा, 54। यानी इसका इसमें भाग कर दीजिए, फिर इसका डबल कर दीजिए। इसका इसमें भाग करेंगे इसका इसमें भाग करेंगे कितना आएगा, इसका इसमें भाग करेंगे 5.5 आएगा, और 5.5 का डबल कितना होता है, 11 होता है। इसका इसमें भाग करेंगे 14 आएगा, 14 का डबल कितना होता है, तो 28 होता है। ठीक है, इसको देखिएगा इसमें क्या लॉजिक है। तो देखिए 9, 42, और ये आपका 39 है, 12, 18, 18 में 46, और ये इसमें क्या लॉजिक लगाए, इसमें लगाया कि 9 का वर्ग कितना होता है, 81, 81 में से 42 घटाएंगे कितना बचेगा, 39 बचेगा। 12 का वर्ग होता है 144, 144 में से 98 घटाएंगे कितना बचेगा, 46। 13 का वर्ग होता है 169, 169 में से कितना घटाएंगे, 80 बच्चे, 169 में से कितना घटाएंगे, 180 बच्चे, तो आप 89 घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए, 89, 080, कितना बचेगा, 89 बच्चा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए पैटर्न का अध्ययन करना है और आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है क्या आएगा। ठीक है, देखिए क्या लॉजिक लगाएगा इसमें। देखिए 13, 30, 34, 27, क्वेश्चन मार्क 14, 19, 12, इसमें क्या लॉजिक लगाया है। देखिए 34 का आधा होता है 17, 17 प्लस 13 बीच वाले के बराबर, 22 का आधा होता है 11, 11 प्लस 19 20 वाले के बराबर। ऐसे 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7, 7 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 34, बीच में कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ बना लेते हैं डायग्राम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर बोला गया है कि ए बी सी डी से लेके जी तक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, इन सबका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है। ठीक है, फिर बोला गया है कि ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो ए कहाँ होगा, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि ए यहाँ पे हो जाएगा। फिर बोला है कि ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो सी कहाँ पे होगा, आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि सी इधर तो हो नहीं सकता। तो डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ना तो भी इसमें कहीं डी आया है, ना ही कहीं इसमें एफ आया है, इस लाइन को आप छोड़ दीजिए। फिर बोला कि डी और ए के बीच, डी ए के ठीक बगल में है, डी ए के ठीक बगल में है, तो या तो डी यहाँ पे हो सकता है, या फिर डी यहाँ पे हो सकता है। आगे देखते हैं, बी डी के ठीक बगल में है, बी किसके बगल में, डी के बगल में, तो डी यहाँ पे तो हो नहीं सकता, डी यहाँ पे होगा तभी बी यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्लियर बात, ये वाली बात आपकी यहाँ तक क्लियर हो गई। बी डी के ठीक बगल में है, ठीक है, और ई सी के ठीक बगल में, ई किसके बगल में, ई सी के ठीक बगल में है। अच्छा, इससे पहले आपकी यहाँ पे था कि डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, तो एफ कहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एफ कहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब आपसे पूछा था कि बी डी के बगल ठीक बगल में है और ई सी के ठीक बगल में नहीं है। ई किसके बगल में नहीं है, ई सी के ठीक बगल में नहीं है, तो समझो ई यहाँ पे नहीं आएगा, ई कहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे आएगा। बच्चा कौन सा, जी बच्चा, जी आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह का डायग्राम आपका बन गया पूरा। पूछा गया अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ई बैठा है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। वीडियो ठीक लगी हो, आपके किसी काम आई हो, आपकी तैयारी को मजबूत बनाया हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।